तो ठीक है भाई लोग, अपनी मेन कहानी पे लौटते हैं और हमें वापस से पहले का ही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टांगसन जियाबू के साथ होता है, जहाँ पे जियाबू टांगसन से पूछती है कि टांगसन आखिर तुम्हारा ट्राइडेंट कैसे रिस्टोर हुआ, और मुझे लगता है कि तुमने पहले भी वुलेन के साथ कांटेक्ट किया था। तो टांगसन कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, पहले जब वो सी गॉड्स 9 टेस्ट दे रहा था तो मैं बता सकता था कि वो डोलो के लेवल पे पहुंच गया है, और जब हम वहाँ से गए थे तब मैंने काफी इंपॉर्टेंट अरेंजमेंट की थी, लेकिन अब देख के ऐसा लगता है कि वो अरेंजमेंट हमारे बेटे के लिए ही की गई थी। और इस चीज को सुन के जियाबू जो होती है हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या सच में उसे डोलो का टाइटल मिल गया है, और मैं विश्वास नहीं कर सकती हूँ कि हमारा जो बेटा है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। और मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार डोलो कॉन्टिनेंट पे टाइटल डोलो जो होता है उसके पास एक्सट्रीमली पावरफुल सेल्फ प्रोटेक्शन एबिलिटी होती है। और चलो मुझे बताओ कि आखिर उसने और क्या तुम्हें बताया। तो टांगसन कहता है कि चिंता मत करो, वो कुछ समय के लिए एकदम ठीक है, और हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे, तो वो एकदम ठीक है। तो इस चीज को सुन के जियाबू राहत की सांस लेती है और कहती है कि तो फिर ये तो काफी अच्छी बात है, चलो ठीक है अब सब कुछ ठीक होने लगा है, और मुझे भी लग रहा है कि मैं काफी जल्द ही ठीक हो जाऊंगी। और टांगसन कहता है कि मैं जो गॉड्स की बैटल को जीता हूँ उसकी तुलना की जाए तो उससे कहीं ज्यादा खुशी मुझे अब हो रही है जो मैंने तुम्हें इतना खुश देखा, और मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि हम अपने बेटे को ढूंढ ही लेंगे। और अभी के लिए हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि हम इस ब्लैक होल से बाहर निकले, नहीं तो हमारे जितने भी एफर्ट्स हैं वो सभी बर्बाद चले जाएंगे। जियाबू जो होती है ये भी खुश होकर जोश में कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, इसलिए टांगसन तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम अच्छे से आराम कर लो। तो टांगसन इसके लिए मान जाता है और कहता है कि लेकिन उससे पहले मुझे हर हाल में इस सी गॉड से ट्राइडेंट को हमारे बेटे को लौटाना ही होगा। लिन लिन बस तुम अपना ख्याल रखना, और इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारा किस मुश्किल से सामना होता है, तुम्हें हर हाल में आगे बढ़ता रहना होगा, और एक दिन पक्का फादर और मदर तुम्हें ढूंढ ही लेंगे और तुम्हारे पास लौट के आएंगे। और ये कहते हुए टांगसन जो होता है अपने ट्राइडेंट को वहाँ पे भेज देता है और कहता है कि और वो दिन आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, और इस चीज का मैं तुमसे वादा करता हूँ, और हम भी हर हाल में आगे बढ़ते रहेंगे। और टांगसन कहता है कि ठीक है अब जब ऐसी बात है तो मेरे लिए भी यही बेहतर होगा कि जल्दी से मैं जाके जल्द से जल्द हील कर लूँ, और तुम भी अपना अच्छी तरीके से ख्याल रखना। और यहाँ तक कि वैसे तुम काफी अच्छा महसूस कर रही हो, लेकिन फिर भी तुम अपने ऊपर ज्यादा जोर मत डालना। तो जियाबू जो होती है टांगसन को भगाते हुए कहते हैं कि ठीक है मैं समझ गई, तो अब तुम्हें जाके आराम करना चाहिए। और जब टांगसन चला जाता है तो जियाबू उसे देख रही होती है उदास होके, और तभी इसे खांसी आती है, और जियाबू वाकई में काफी ज्यादा परेशान होती है क्योंकि इसे खून की खांसी आने लगी थी, मतलब कि इसकी जो तबीयत है वो और भी ज्यादा खराब होती जा रही है। और जब टांगसन और बाकी के लोग भी पूरी तरीके से हील करके अपनी बेस्ट कंडीशन में आ जाते हैं, तब तक 6 ग्रेट गॉड किंग्स जो होते हैं उन्होंने भी रिकवर कर लिया होता है, और यहाँ तक कि सभी टूटे हुए डिवाइन आर्टिफैक्ट्स को रिस्टोर कर लिया होता है। और टांगसन के इनविटेशन के चलते सभी 6 ग्रेट गॉड किंग्स जो होते हैं वो सभी ही पहली बार डोलो गॉड रियलम के अंदर आते हैं, और उन्हें आता देख के रोंगनियन कहता है कि देख के ऐसा लगता है कि वो लोग यहाँ पे आ गए हैं, और हम देखते हैं कि सच में ये 6 ग्रेट गॉड किंग्स यहाँ पे आ गए होते हैं। और ज़ांगोंग कहता है कि जैसा कि एक्सपेक्ट किया था सी गॉड से, जिन्होंने अपने दम पे गॉड्स के लिए इतनी भव्य दुनिया बनाई, और अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो डोलो गॉड रियलम जो है तो ये मेरी नजरों में अभी तक का सबसे ज्यादा सुंदर दुनिया है। तो टांगसन भी इसका शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि मैंने तो बस अपना बेस्ट देने की ही कोशिश की है इसे इम्प्रूव करने के लिए अपनी प्रीडिसर से विल्स के अनुसार, और अब जब सभी लोग यहाँ पे आ गए हैं तो और ज्यादा विलम्ब ना करते हुए अंदर आ जाइए। जबकि सफाई लोंग जो होता है ये कहता है कि ये तो बाकियों की जगह जैसे ही है, इसमें क्या खास है। तो लाइजियांग जो होता है इस पे भड़कते हुए कहता है कि क्या तुम 2 सेकंड के लिए भी अपना मुंह बंद नहीं रख सकते हो, और अगर तुम नहीं बोलते तो कोई भी नहीं सोचेगा कि तुम यहाँ पे डम्ब हो। तो हाईलोंग इससे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ लड़ने की कोशिश कर रहे हो। तो लाइजियांग भी कहता है कि दम है तो आ जाओ, आखिर तुमसे कौन ही डरता है। और इन दोनों की वजह से ज़ांगकोंग को भी गुस्सा आ जाता है, और इन दोनों का ही सिर भिड़ाते हुए कहता है कि तुम दोनों बहुत हुआ, क्या तुम दोनों प्लीज एक दिन के लिए भी अच्छे से बिहेव कर सकते हो। और इनको इस तरीके से बहस करता देख कर बेचारा टांगसन भी क्या ही करता, और ये कहता है कि कैसा रहेगा कि अगर मैं सबसे पहले आप सभी को ही हमारे डोलो गॉड रियलम की सिचुएशन के बारे में एक्सप्लेन कर दूं कि गॉड रियलम के अंदर जिन भी गॉड्स के पास हाईएस्ट गॉडली पोजीशन है वो सभी ही डिवाइन रियलम कमिटी चैम्बर से हैं, और ओरिजिनली डिवाइन रियलम कमिटी चैम्बर जो है उसे 5 ग्रेट गॉड किंग्स के द्वारा चलाया जाता था, लेकिन जो वो स्पेस टाइम टर्बुलेंस का कैटास्ट्रॉफ आया तो गॉडेस ऑफ लाइफ और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जो थे उन्होंने गॉड रियलम की खातिर अपनी जिंदगी का बलिदान दे दिया। और आखिर जब बाद में हमने अपना पूरा जोर लगा के जैसे तैसे करके टाइम टर्बुलेंस से बाहर निकले, तो हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमें ब्लैक होल के द्वारा अंदर खींच लिया जाएगा। और इसलिए ही मैंने न्यान बिंग, यूहा और वाई क्विंग से कहा कि वो हमारी
मदद करें डिवाइन रियलम कमेटी चैम्बर को एक साथ मैनेज करने में। तो ज़ांग गुआंगबेई जो तो ये कहता है कि ये तो वाकई में काफी अच्छी बात है, तो क्या डिवाइन रियलम कमेटी चैम्बर का कोई लीडर भी है क्या? तो टांगसन जो तो ये कहता है कि असल में कोई नहीं है और शुरुआत में हम सभी ने ही वोट किया था डिसीजन लेने के लिए, लेकिन कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के चलते कुछ मैटर्स के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। तो गुआंगबेई कहता है कि बाद में जब हम सभी साथों एक साथ फ्यूज हो जाएंगे तो ये वाकई में काफी अच्छी चॉइस होगी इस तरीके से मैनेज करने के लिए। तो टांगसन कहता है कि उस समय मेरा भी यही विचार था कि हम सभी 12 लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे गॉड रियलम को मैनेज करने के लिए, और मेरी तो सिर्फ एक ही इच्छा है कि बाद में जब हम सफलतापूर्वक इस ब्लैक होल से बाहर निकल जाएंगे तो मैं बस कुछ समय के लिए शांति से गॉड रियलम के अंदर रह सकूं। तो बाद में जब हम फ्यूजन स्टेट के अंदर एंटर करेंगे तो मैं तो डिवाइन कॉन्शियसनेस की ग्रेट पावर को मैं इस्तेमाल कर सकूं अपने बेटे को ढूंढने के लिए, और अगर हम उसे ढूंढ लेते हैं तो हम लोग भी गॉड रियलम को चलाने के लिए तैयार हैं। तो लई जियांग कहता है कि क्या 12 लोग गॉड रियलम को एक साथ मैनेज करेंगे, और मुझे लगता है कि इवन नंबर का होना अच्छी बात नहीं है और मेरे ख्याल से तो ऑड नंबर ज्यादा बेहतर होगा, तो क्यों ना हम लोग एक जने को बाहर कर दें। तो टांगसन कहता है कि ऐसा दिखता है कि तुम्हें इस बात की चिंता है कि हमारे पास तुम्हारे मुकाबले ज्यादा वोट्स हैं। तो ज़ांगोंग कहता है कि हाँ वास्तव में डोलो गॉड रियलम जो उसके पास पूरे आधे वोट्स हैं, जो कि निश्चित रूप से बाकी के 6 गॉड रियलम्स के लिए चिंता का विषय है। और तभी लई जियांग जो होता है ये हाईलोंग की तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि कुछ इडियट्स को गॉड रियलम मैनेजमेंट को ज्वाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ बेवकूफ बस लड़ना ही जानते, इसलिए वो लौट जाएं और बस अपनी वाइफ्स के साथ ही रहें। नहीं तो मुझे इस बात का डर है कि उनके मैनेजमेंट के अंदर होने से ही गॉड रियलम के अंदर काफी मुसीबतें खड़ी होंगी। और लई जियांग की इन बातों को सुनकर टांगसन और ज़ांगोंग ये दोनों ही काफी हैरान परेशान हो जाते हैं, जबकि सब वाकई में हाईलोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये कहता है कि तुम कुत्ते कमीने, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? तो लई जियांग जो है गुस्से में कहता है कि आखिर तुमने अभी अभी क्या कहा, हिम्मत है तो ये दोबारा से कह के बताओ। और तभी लई जियांग को जीथर एम्परर पकड़ लेता है, जबकि हाईलोंग को ज़ांगोंग पकड़ लेता है और ज़ियांगलिंग कहता है कि मैं सच में तुम्हें काफी बुरी तरीके से पीटने वाला हूँ। तो हाईलोंग कहता है कि दम है तो आ जा, मैं तुझे बिल्कुल वैसे ही पीटूंगा जैसे डीमन बीस्ट को एक्सरसाइज किया जाता है, क्योंकि वैसे भी मैं एक्सरसाइज करने में काफी ज्यादा अच्छा हूँ। और जीथर एम्परर इसे रोकते हुए कहता है कि चलो ठीक है, पार्टी खत्म हुई और मुझे लगता है कि ब्रदर जियांग पहले ही बहुत कुछ हो गया है। जबकि ज़ांगोंग हाईलोंग को रोकते हुए कहता है कि सी गॉड अब बहुत हुआ, तुम अभी किसी और की टेरिटरी के अंदर हो। जबकि इन दोनों को इस तरह से लड़ता देख के टांगसन के भी सिर में दर्द होने लगता है और ये सोचता है कि सच में इन दोनों का तो कुछ भी नहीं किया जा सकता है। और ज़ांगोंग कहता है कि टांगसन और मेरे हम दोनों के ही एक जैसा व्यू पॉइंट है कि कुछ समय के लिए 12 लोगों को ही गॉड रियलम को चलाना चाहिए। तो चलो ठीक है हेवनली एम्परर, आप इन्हें अपनी कैलकुलेशन के बारे में बता दीजिए। तो तियानहेन जो ये कहता है कि हमारी काफी कैलकुलेशन के बाद एक कॉलिजन को बनाने के लिए हमें एक काफी बड़े बिग बैंग की जरूरत होगी, और उस कॉलिजन की जो शॉक वेव होगी वो ब्लैक होल के अंदर ब्लास्ट करके एक होल बना देगी, और एक बार जो गॉड रियलम एक साथ इंटीग्रेट होके गॉड रियलम सेंट्रल ब्यूरो बन गया तो जब बिग बैंग का ब्लास्ट होगा तब हम ब्लैक होल से बाहर निकल आएंगे। लेकिन इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि प्रोबेबिलिटी कितनी ज्यादा हाई है हमारी कैलकुलेशन की, लेकिन जो एनिहिलेशन और क्रिएशन जो होगा वो पलक झपकते ही होगा। तो अगर हम लोग फेल होते हैं तो हमें वाकई में काफी ज्यादा दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, लेकिन अगर हम इस कैटास्ट्रॉफ को सरवाइव कर सके तो हम कुछ समय के लिए यहाँ पे रह पाएंगे। लेकिन क्योंकि ये जो ब्लैक होल है ये लगातार अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगलता रहेगा और हमारे पास जो चांस होगा इससे वापस से लड़ने का वो काफी जल्दी खत्म भी हो जाएगा। लेकिन उसके बाद मुझे पूरा एक नया आइडिया आया और मैंने अपने आइडिया के ऊपर कुछ टेम्परेरी टेस्ट भी किए और जो रिजल्ट आया जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा बेहतर आया और सक्सेस रेट की जो प्रोबेबिलिटी थी वो 60% तक पहुंच गई। और इस चीज को सुन के सभी लोग काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि जो इनिशियल प्रोबेबिलिटी थी वो असल में तो सिर्फ 30% ही थी, लेकिन अब तो ये 50 से भी ज्यादा हो गई है। और ज़ांगोंग भाई कहते हैं कि ये तो सच्ची में काफी अच्छी न्यूज है, इसलिए हेवनली एम्परर प्लीज तुम हमें अपने प्लान के बारे में और भी बताओ। तो तियानहेन कहता है कि मेरा प्लान एक स्पेसिफिक गॉड रियलम को टारगेट करने का है, मतलब कि एक ही समय पे सभी गॉड्स जो हैं 6 ग्रेट गॉड रियलम्स के वो भी उस रियलम के ऊपर लैंड करेंगे, और ऐसा करने से ये एकदम परफेक्ट टाइमिंग होगी हमारे कॉलिजन के लिए, जिससे कि ये बिग बैंग के कॉलिजन से मिल सके, जिसकी वजह से मेरी जो कैलकुलेशन है वो और भी ज्यादा स्टेबल हो गई है और तो और इम्पैक्ट की टाइमिंग की जो एक्यूरेसी वो भी काफी बढ़ जाएगी। तो ज़ांगोंग कहता है कि अगर हमें तुम्हारे प्लान को अंजाम देना पड़ा तो आखिर हमें किस गॉड रियलम को टारगेट करना चाहिए। तो तियानहेन जो ये कहता है कि ये तो जाहिर सी बात है कि हमें सबसे टफेस्ट गॉड रियलम को चूज करना पड़ेगा, और जो टफेस्ट गॉड रियलम है वो जाहिर सी बात है कि डोलो गॉड रियलम ही है। और इसके इतना कहते यहाँ पे सन्नाटा
सा छा जाता है और सांगोंग भी थोड़ा सा परेशान होता है और ये कहता है कि तो इसका मतलब तो ये होगा ना कि इसका जो गॉड रियलम है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो सीगॉड टांगसन आपका इसके ऊपर क्या डिसीजन है। जबकि सब इन सारी चीजों को सुन के टांगसन वाकई में काफी ज्यादा सीरियस होता है और यहाँ पे सभी लोग ही सोच रहे होते हैं कि आखिर सीगॉड कैसे डिसीजन लेगा। और तो यहाँ पे सभी के दिल की धड़कनें बढ़ गई होती है और रोंग नियानबिंग जो होता है ये सोचता है कि अगर हम सच में इस प्लान को लेकर सहमत होते हैं तो वाकई में हमारे गॉड रियलम के ऊपर काफी ज्यादा असर पड़ेगा और शायद यहाँ तक कि इससे भी ज्यादा बुरा हो कि ये पूरी तरीके से ही तबाह हो जाए और ना जाने ये ओल्ड फॉक्स क्या करने का डिसाइड करेगा। और फिर हम टांगसन को देखते हैं जो कि लंबी सांस लेके कहता है कि क्या तुम मुझे और ज्यादा डिटेल दे सकते हो इस प्लान के बारे में जिससे कि हम कोलिजन को कर सकें। और इस चीज को सुन के सांगोंग जो है हम ही भर देता है और हेवनली एम्परर कहता है कि वैसे भी सभी गॉड रियलम्स को गॉड रियलम सेंटर ब्यूरो के अंदर इंटीग्रेट होना होगा और हम सभी ही अपने खुद के गॉड रियलम्स में लौट जाएंगे और जब ये बिग बैंग कोलिजन होगा तो हम सभी ही फोर्सबली अपने अपने गॉड रियलम सेंट्रल ब्यूरो के कोर्स को यहाँ पे ले आएंगे जिसके बाद हम उन्हें डोलो गॉड रियलम के सेंट्रल ब्यूरो के साथ इंटीग्रेट कर देंगे और ऐसा करने से जो क्रिएशन होगा वो कंप्लीट हो जाएगा और तभी हम ब्लैक होल से भी बाहर निकलेंगे। और इस चीज को सुनकर रोंग नियानबिंग जो है सोचता है कि यहाँ पे 6 ग्रेट गॉड किंग्स के गॉड रियलम में उनके कोर्स होंगे और गॉड किंग्स के रूप में वो अपने लिए सेफ प्लान को चूज करेंगे क्योंकि ये लोग अपनी खुद की जिंदगियों को खतरे में नहीं डाल सकते हैं। और तियान हैन हेवनली एम्परर कहता है कि मेरी डिटेल्ड कैलकुलेशन के अनुसार हम सुप्रीम डिवाइन आर्टिफैक्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं और तो और हम अपने खुद के डिवाइन पावर्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और तो और डोलो गॉड रियलम की सेंट्रल ब्यूरो की पावर को भी जिससे 6 ग्रेट गॉड रियलम्स के लिए लैंडिंग पॉइंट्स को फॉर्म किया जा सके और हमें तो बस पूरे रास्ते गाइड ही करना होगा। और टांगसन कहता है कि मुझे लगता है कि ये प्लान काम कर सकता है लेकिन उस समय मैं सिर्फ अपने एक ही सुप्रीम डिवाइन आर्टिफैक्ट को इस्तेमाल कर सकूंगा क्योंकि कुछ खास वजह है जिनकी वजह से मैं कुछ समय के लिए सी गॉड ट्राइडेंट को इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। चलो ठीक है, मैं बाद में आप सभी को ही डिटेल्ड डाटा प्रोवाइड करवा दूंगा, इसलिए जल्द से जल्द गॉड रियलम के सेंट्रल ब्यूरो के साथ जो इंटीग्रेशन का टास्क है उसे जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करें और इस तरीके से हमारे पास और भी ज्यादा डिवाइन पावर होगी जिससे कि हम अपने यहाँ से बाहर निकलने के प्लान को कंप्लीट कर सकें। और वैसे तो इंडिविजुअल कॉम्बैट एबिलिटी की बात की जाए तो हेवनली एम्परर जो है वो 12 गॉड्स की रैंक में सबसे लास्ट में रैंक करेगा क्योंकि ये सबसे कमजोर गॉड भी है, लेकिन टेक्नोलॉजी और नॉलेज के लेवल के मामले में हेवनली एम्परर जो है ये 7 ग्रेट गॉड रियलम्स के जो सभी गॉड्स हैं उन सभी से ही कहीं ज्यादा बेहतर है। और भले ही ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स डाटा है लेकिन तब भी तियान हैन जो होता है ये हर एक डिटेल को एक्सप्लेन कर पा रहा होता है, जबकि यहाँ पे बाकी के जो लोग होते हैं ये सवाल पूछे जा रहे होते हैं क्योंकि ये सभी ही जानते थे कि इन सभी को सिर्फ एक ही मौका मिलेगा ये करने का। और इस डिस्कशन में तकरीबन पूरा दिन ही बीत जाता है लेकिन अच्छी बात ये कि इनका जो प्लान था वो अंजाम देने के लिए तैयार हो ही गया था, इसलिए सभी 6 ग्रेट गॉड किंग्स जो होते हैं यहाँ से चले जाते हैं क्योंकि वो कोई भी एक्शन ले उससे पहले इन सभी को ही अपने अपने गॉड रियलम के स्टेटस को अच्छी तरीके से चेक करने की जरूरत है। और जब यहाँ से सभी लोग ही चले जाते हैं तो रोंग नियानबिंग जो होता है टांगसन के पास आके कहता है कि टांगसन क्या सच में तुम्हें इस प्लान को लेके कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और क्या तुम उन 6 ग्रेट गॉड रियलम्स को हमारे ऊपर चार्ज करने दोगे और हमारे ऊपर एक ह्यूज कोलिशन को करने दोगे। और काफी हद तक तो ये भी हो सकता है ना कि वो डोलो गॉड रियलम के अंदर आने के बाद एग्रीमेंट को मानने से ही इनकार कर दें, तो आखिर तब हम क्या करेंगे, तब तो हम डिसएडवांटेज में होंगे। तो टांगसन कहता है कि ये काफी क्रिटिकल समय चल रहा है इसलिए हमें अपने साथियों के ऊपर किसी भी तरीके का संदेह नहीं करना चाहिए और हम इन सभी 6 ग्रेट गॉड किंग्स के ऊपर विश्वास कर सकते हैं और इनके पास भी कोई भी वजह नहीं है जिससे कि ये अपने गॉड रियलम को इस तरीके से खतरे में डालें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मुझे लगता है कि हम उनके ऊपर विश्वास कर सकते हैं क्योंकि एक बार जो ये कैटास्ट्रॉफी आया तो हम सभी ही यहाँ पे मारे जाएंगे, फिर चाहे तुम लोग अच्छे हो या बुरे इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो रोंग नियानबिंग जो होता है टांगसन की इस बात को सुन के सहमत होता है और कहता है कि चलो ठीक है, मुझे भी लगता है कि हम उनके ऊपर अब पूरी तरीके से विश्वास कर सकते हैं और ऐसी सिचुएशन में टीम वर्क ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है और सब कुछ होता है और मुझे नहीं लगता कि उन पे विश्वास करना बुरा आइडिया है। तो टांगसन कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, तो अब से सभी लोग ही तैयारियां करना शुरू कर दो और सबसे पहले जितने भी 3rd क्लास गॉड्स हैं वो गॉड रियलम के सेंट्रल ब्यूरो के अंदर इकट्ठा हो जाएं, जिसके बाद 2nd क्लास के गॉड्स जाएंगे, जिसके बाद 3rd क्लास गॉड्स भी और हमारी जो फैमिली होगी वो सबसे आखिरी में जाएगी। तो क्या किसी का कोई सवाल है तो जिस पर सभी लोग ही मना कर देते हैं और इसके बाद सीन शिफ्ट होकर स्टार स्टिग्मा फेडरेशन पे जाता है और यहाँ पे एक बिल्डिंग के अंदर तियान हैंग जो होता है ये अकेला होता है। तो इसकी वाइफ इसके पास आते हुए कहती है कि हे तियान है, क्या सच में तुम्हारा प्लान सेंट्रल कंप्यूटर को डोलो गॉड रियलम के अंदर पहुँचाने का है? और जैसा
जैसा कि तुम जानते ही हो कि ये जो कंप्यूटर है सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट का टुकड़ा ही नहीं है, बल्कि ये पहले ही एक जीता जागता क्रिएचर बन चुका है। और इसके अलावा अगर इसकी कैलकुलेशन के अंदर एरर आया तो गॉड्स रियलम सेंटर ब्यूरो का जो स्टेरी स्काई है वो खेओस में आ जाएगा। और तभी इसका ध्यान तियानहेंग के ऊपर जाता है जो कि नीचे बैठा था। और जैसे उसकी नजर इसकी फ्रॉक के अंदर पड़ती तो ये कहता है कि अच्छा तो तुमने आज ब्लैक कलर का पहन रखा है। और इस चीज को सुनकर इसकी वाइफ चिल्लाते हुए कहती है कि ये वो समय नहीं है जब तुम ऐसी चीजों के बारे में परवाह करो, और क्या तुम एक सेकंड के लिए भी सीरियस हो सकते हो। और इतना कहते हुए इसकी जो वाइफ होती है काफी जोर से इसके थोबड़े पे टिका देती है, जिसकी वजह से तियानहेंग जो होता है ये छत में घुस जाता है। और ये कहता है कि अब जब हम उनके साथ कोऑपरेट करने वाले हैं तो हमें ही सबसे पहले उनके ऊपर विश्वास दिखाना होगा। और भले ही ऐसा दिखता हो कि जो ये डोलो गॉड रियलम है वो इस प्लान को लीड करेगा, बल्कि असल में तो सच्चाई ये है कि हम प्लान को यहाँ से लीड करेंगे, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और क्या तुम अब मुझे किसी तरीके से नीचे खींचोगी, और हम जो उनके ऊपर हमारा विश्वास दिखा रहे हैं तो बाकी के जो गॉड रियलम है वो भी यही करेंगे। तो इसकी वाइफ जो थी वो कहती है कि इसी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कौन सा डिसीजन लेते हो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारी बात सुनूंगी, बस इसलिए क्योंकि मैं तुमसे अलग नहीं रह सकती हूँ। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि तियानहेंग के जो हाथ होते हैं गलत इरादों के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं, और इसके हाथ में इसकी सपनों की ट्रॉफी आ भी जाती है। और तभी इसकी वाइफ चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम अपने ऊपर थोड़ा सा भी कंट्रोल नहीं कर सकते हो और दूसरे की बातों को नहीं सुन सकते हो क्या। और ये वापिस से तियानहेंग को पीट पाट देती है, और तियानहेंग जो होता है ये कहता है कि बाकी के जो गॉड किंग्स है वो भी यही सोच रहे हैं और हर कोई ही जीना चाहता है। जबकि टांगसन के मामले में अगर वो अपने बेटे को ढूंढना चाहता है तो उसके पास भी कोई और चॉइस नहीं है सिवाय इसमें अपना बेस्ट देने के अलावा, इसलिए हमें हर हाल में एक दूसरे के ऊपर विश्वास करना ही होगा। और अंत में जब हम इस आपदा से बाहर निकल आएंगे तब हमें एक पूरे ही नए गॉड रियलम को क्रिएट कर सकेंगे, और सिर्फ ऐसा करने से ही हमारी जो पॉसिबिलिटी है सफल होने की वो काफी ज्यादा हाई हो जाएगी। तो इसकी जो वाइफ होती है इमोशनल होते हुए कहती है कि इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कौन सा डिसीजन लेते हो, लेकिन मैं हरदम तुम्हारे साइड रहूंगी। और फिर ये हक करते हुए कहती है कि चलो ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगता है करने के लिए वही करो, क्योंकि हमारा जो पूरा गॉड रियलम है तुम्हें सपोर्ट करेगा। और ये जो तियानहेंग होता है इस मौके का भी फायदा उठा लेता है, और इस वजह से इसकी वाइफ को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इसे ठरकी कहते हुए काफी जोर से उठा के जमीन में दे मारती है। जिसके बाद तियानहेंग जो होता है अपना काम करते हुए कहता है कि स्पीडी कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दो, और इस चीज के लिए जो इसकी एआई होती है वो मान जाती है। और तियानहेंग कहता है कि स्टार स्टिग्मा हम चलने के लिए तैयार हैं, और हमारी जो डेस्टिनी है वो डोलो गॉड रियलम है, इसलिए चलो चलते हैं। और इसने वाकई में अपनी काफी खतरी सी बाइक निकाल ली होती है। जिसके बाद हमें सेंट रियलम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हाईलोंग जो होता है काफी सीरियस होकर बैठा होता है, और जब ये यहाँ पे सीरियस होकर बैठा होता है तभी यहाँ पे इसकी वाइफ आ जाती हैं। तुम इतना भी ज्यादा स्ट्रेस मत लो, हम ये कर सकते हैं। तो हाईलोंग कहता है कि मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। और तभी यहाँ पे कियाना आते हुए कहती है कि मुझे तो लगता है कि इसे हमसे छुटकारा पाने का भी इंतजार नहीं हो रहा है, जिससे कि इसे पूरी तरीके से आजादी मिल जाए। और इस पर हाईलोंग भी कुछ भी नहीं कहता है। तो दूसरी वाइफ जो थी वो कहती है कि तियानकिन चुप हो जाओ, ये बंद करो। और तियानकिन कहती है कि तुम हम लोगों से नफरत करते हो ना, और क्या तुम इस वजह से हमसे नफरत करते हो जो हम हर रोज तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी करते हैं। और तभी हम देखते हैं कि हाईलोंग को वाकई में काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है, और ये कहता है कि बहुत हुआ, क्या तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकती हो क्या। और इस चीज को सुनकर तियानकिन को भी गुस्सा आ जाता है, और ये कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझ पे चिल्लाने की। और हाईलोंग जो होता है वाकई में काफी गुस्से में खड़ा होते हुए कहता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, अगर मैं तुमसे नफरत करता होता तो क्या मैं तुम्हें वो सब करने देता जो तुम चाहती हो, और क्या मैं हर रोज तुम्हारे हर चीज में साथ देता, और तुम जो कुछ भी मेरे साथ करती हो तो क्या मैंने वो सब कुछ करने से तुम्हें रोका है। और मैं तो बस एक बेहतर जिंदगी तो चाहता हूँ। और इतना कह के हाईलोंग गुस्से में यहाँ से जाने लगता है, और हाईलोंग की इन बातों को सुन के तियानकिन जो होती चुप हो जाती है। जबकि दूसरी वाइफ जो होती है दिलासा देते हुए कहती है कि हे उसके ऊपर गुस्सा मत करो, क्योंकि अभी उसके दिमाग में अभी काफी कुछ चल रहा है, इसलिए उसकी बातों को दिल पे मत लो। और तभी तियानकिन से अपने आप को रोका नहीं चाहता, संभाला नहीं चाहता, और ये रोते हुए कहती है कि लेकिन मैं तुम्हें खो नहीं सकती हूँ, और मैं नहीं चाहती कि तुम छोड़ के जाओ, और क्या होगा अगर मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं देख पाई तो, और अगर तुम मुझे पीटना चाहते हो तो पीट सकते हो, लेकिन बस तुम हमें ऐसे छोड़ के मत जाओ, और मैं तुम्हें दोबारा कभी बुली भी नहीं करूंगी, और तुम जो भी कहोगे मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ, इसलिए प्लीज हमें छोड़ के मत जाओ, हम तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं। और ये सब कुछ कहते हुए तियानकिन जो होती है हाईलोंग से लिपट के जोर जोर से रोने लगती है। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि हाईलोंग की आंखों में से भी आंसू आ रहे होते, मतलब ये भी काफी इमोशनल हो गया होता है। और तभी हाईलोंग कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं लौट के जरूर आऊंगा, और ये एक ब्लैक होल है तो क्या, और यहाँ तक कि अगर ये सब कुछ निकल भी लेता है तभी मैं इसके अंदर छेद करके लौट के जरूर आऊंगा, और तुम बस देख
देखना कि जब मैं तुम्हारे पास लौट के आऊंगा तब हम एक बारी और वापस से अपनी खुशी के दिनों को जीना शुरू करेंगे। तो तियान किंजोती ये कहती है कि हबी, इतने सालों में तुम कभी भी मुझे छोड़ के नहीं गए हो और न ही तुमने कभी मुझे निराश किया है। हाइलोंग कहता है कि बददिमाग कहीं की, आखिर तुम ये किस बारे में बात कर रही हो, आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, और तुमने वैसे भी मेरे लिए काफी कुछ किया है, तो अगर तुम मेरे साथ मेरी तरफ रहती हो तो तुम जो चाहो वो कर सकती हो और तुम्हारे लिए तुम्हें सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ और चिंता न करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और फिर जैसे ये दोनों वापस से गले लगने लगते हैं तो जो दूसरी वाइफ होती है वो कहती है कि शायद इस जैसे मोमेंट पे भी सिर्फ एक टाइट हग ही काफी होगा इसे कॉन्फिडेंट महसूस करवाने के लिए और चीजें भी काफी अच्छी तरीके से हो जाएंगी। जिसके बाद हमें chaotic गॉड रियलम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लई जियांग अकेला बैठा होता है और ये कहता है कि ब्रदर ट्रिमांडिस, अगर तुम यहाँ पे होते तो चीजें काफी बेहतर होती और मुझे भी ऐसी प्रॉब्लम से सफर करने की जरूरत नहीं होती और मेरी बस यही इच्छा है कि मैं समय पे लौट के वापस से शुरुआत कर सकूं। तभी इसकी वाइफ जो होती है पीछे से आके इसकी आंखें बंद कर लेती है और कहती है कि जरा बताओ तो मैं कौन हूँ। तो लई जियांग कहता है कि क्या ये जियाओ जुई है। तो जियाओ जो होती मुंह फुलाते हुए कहती है कि आखिर तुम हर बार क्यों पता लगा लेते हो, ये तो वाकई में काफी ज्यादा बोरिंग हो गया है। और इसकी वाइफ तो वाकई में काफी ज्यादा क्यूट लग रही होती है और लई जियांग इस क्यूटी से कहता है कि हाँ, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया ही था, ऐसी सिली सी चीजें सिर्फ तुम इकलौती कर सकती हो और आखिर कौन ही हो सकता है जो कि तुम्हारे जैसे बचपना करे। तो वाइफू जो होती थोड़ी गुस्सा होते हुए कहती है कि क्या तुम ये प्रिटेंड भी नहीं कर सकते हो कि नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ। तो लई जियांग कहता है कि अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं ऐसे प्रिटेंड करूंगा जैसे कि तुम कोई अनजानी बांदरी हो जिसे मैं पकड़ूंगा। तो इसकी जो वाइफ होती है काफी उछलते कूदते हुए कहती है कि मैं कोई बांदरी नहीं हूँ और ऐसे ही ये दोनों काफी मजे करते हैं। और थोड़ी देर मजे करने के बाद जियाओ जो ये कहती है कि सभी सीनियर्स जो हैं वो सभी लोगों को ही कमांड दे रहे हैं जिससे कि वो गॉड्स रियलम सेंटर ब्यूरो के अंदर असेंबल हों और अब जब मेरे पास फॉलो करने के लिए कोई टास्क नहीं है तो क्या चलेगा अगर मैं तुम्हें थोड़ा बहुत परेशान करूँ। तो लई जियांग कहता है कि हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे। तो जियाओ कहते है कि हाँ बिल्कुल मुझे अब भी याद है और मैं यही सोचती थी कि तुम किसी खुले सांड की तरह दिखते होगे। तो इस चीज को सुन के लई जियांग जो थोड़ा गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिर मैं कब सांड जैसा दिखा हूँ। तो जियाओ जो खुश होते हुए कहती है कि हाँ तुम वास्तव में सांड के जैसे ही दिखते हो। तो लई जियांग कहता है कि कुछ भी क्यों ना कहो लेकिन तुम इस सांड के प्यार में पड़ ही गई थी और सबसे गजब की बात तो यह है कि तुम ही हो जो कि मुझसे फ्लर्ट करती थी। तो इस चीज को सुन के जियाओ जो गुस्सा होते हुए कहती है कि हे तुम ही मेरे साथ फ्लर्ट करते थे ना कि मैं करती थी। तो जियांग जो ये कहता है कि नहीं, मेरे साथ फ्लर्ट होता था तो बताओ मुझे क्या करना चाहिए। और लगता है कि मेरे पास भी अब कोई चॉइस नहीं रह गई सिवाय तुम्हें फॉलो करने के और चुन चुन के इसका बदला लिया जाएगा। जबकि सब जियाओ जो यहाँ से भागते हुए इसे ठरकी कहती है। जिसके बाद हमें डेथ गॉड रियलम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डेथ गॉड अकेला बैठा होता है और उसके पास जुआन आ गई होती है। तो ये उससे कहता है कि हे जुआन, आखिर क्यों तुम मेरे साथ गॉड रियलम नहीं चलती हो। तो जुआन कहती है कि नहीं, कोई भी किसी को भी नहीं ले जा रहा है और क्या तुमने सोचा है कि बाकी के गॉड किंग क्या कहेंगे अगर तुम मेरे को अपने साथ ले जाते हो। तो क्योंकि एक लौते तुम ही होगे जो कि मुझे अपने साथ ले जाएगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं यहाँ पे रुक के अपनी फैमिली का ख्याल रखूं। और इस चीज को सुन के ये थोड़ा सा उदास हो जाता है और कहता है कि यूई उस दिन मुझे याताओ की याद आई थी। तो यूई कहती है कि वो तो पास्ट की बातें हैं। तो डेथ गॉड कहता है कि आमतौर पर मैं पास्ट की किसी भी बात को याद नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि वो सभी यादें काफी ज्यादा दर्दनाक हैं, लेकिन अब वो मुझे इतनी दर्दनाक नहीं दिखती हैं। शायद इसलिए क्योंकि अब मेरे पास तुम हो और तुमने भी काफी ज्यादा सफर किया है, वो भी इतने सालों तक। और पिछले कुछ सालों के अंदर इस गॉड रियलम के अंदर काफी कुछ भी हुआ है और हम तब से लेके अब तक एक साथ रहे हैं, लेकिन कभी भी तुमने शिकायत नहीं की। और अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो सच में मैं भी इंतजार कर रहा हूँ जब सभी गॉड रियलम के गॉड्स एक साथ इकट्ठा होंगे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो हमें भी और ज्यादा अकेला नहीं रहना पड़ेगा और उस समय हम और भी ज्यादा नए नए फ्रेंड्स बना सकेंगे। तो ये जो थी ये कहती है कि मैं हरदम यही सोचती थी कि तुम असल में काफी शांति और पीसफुल भरी जिंदगी जीना चाहते हो, लेकिन अब जाके पता लगा कि असल में तुम्हें बाकियों के साथ हैंग आउट करने में भी मजे आते हैं और ये तुम्हारा पहली बार है जब तुमने कुछ ऐसा बताया है। तो डेथ गॉड कहता है कि कम से कम ऐसी बुरी सिचुएशन के अंदर, तो यहाँ तक कि अगर हम बाद में लौट के भी जाते हैं तब भी हमें काफी अच्छा घर ढूंढना पड़ेगा रहने के लिए। और अगर तुम्हें भी कोई दिक्कत नहीं है तो बाद में जब गॉड रियलम के सभी गॉड्स इकट्ठे हो जाएंगे तब मैं भी नहीं जाऊंगा। और अब जब मेरी इच्छा नहीं है कि मैं गॉड किंग या फिर लीडर बनूं, तो बस मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ
साथ ही रहना चाहता हूँ, बल्कि इससे बढ़िया तो यही होगा कि मैं और ज्यादा नए फ्रेंड्स बना लूँ। और आजकल मुझे टांगसन और ज़ांगोंग ये दोनों ही काफी ज्यादा विश्वसनीय लगते हैं, तो मुझे इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कि ज़ांगोंग या फिर टांगसन किसके हाथों में गॉड रियलम का कंट्रोल जाता है। और मैं बाकियों के साथ अभी डोलो गॉड रियलम गया था, वो वाकई में काफी भव्य है। तो मतलब कि एक गॉड रियलम का जो न्यू एरा होगा वो एग्जैक्टली उनके गॉड रियलम के जैसा दिखना चाहिए। और इन सब के बाद हम अपने लिए एक घर ढूंढेंगे जहाँ पे रह के हम आराम से अपनी खुशहाल भरी जिंदगी जिएंगे। तो जुआन कहती है कि ये तो सच में काफी अच्छी बात है, वैसे भी तुम्हारे ऊपर कितनी सारी जिम्मेदारियां हैं और अब तो तुम इन्हें जाने देने के लिए भी तैयार हो। तो डेथ गॉड कहता है कि हाँ, मुझे भी लगता है कि समय आ गया ऐसा ही करने का। और फिर हमें होली लैंड ऑफ लाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ज़ांगोंग अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट से कुछ कर रहा होता है। और तभी यहाँ पे इसकी वाइफ आते हुए कहती है कि ज़ांगोंग पक्का तुम्हें काफी डिस्टर्ब करने वाले थॉट्स आ रहे होंगे। तो ज़ांगोंग पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों कहा, और अगर इस बारे में अच्छे से सोचा जाए तो हम भले ही बैटल को हार गए हैं, लेकिन हम पावर के मामले में नहीं हारे हैं। और असल में मैंने भी हारने के बारे में इतना नहीं सोचा था, लेकिन टांगसन की असली पर्सनैलिटी देखने के बाद मुझे जीतने के बारे में अब और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो इसकी वाइफ कहती है कि लेकिन तुम हमेशा से ही काफी टफ पर्सन रहे हो, तो आखिर तुमने इस बार ऐसा क्यों किया। तो ज़ांगोंग वही कहता है कि आखिर मैं जीत हार को इतनी ज्यादा वैल्यू क्यों दूं, और मैं उन लोगों की तरह तो नहीं हूँ, मतलब कि मैं इतना भी ज्यादा एम्बिशियस नहीं हूँ। और वैसे भी वर्तमान की मेरी जो जिंदगी वो काफी कंफर्टेबल है, और माना कि एक लीडर बनने के बाद ऐसा महसूस होता है जैसे कि एक काफी बड़ी उपलब्धि को हासिल कर लिया हो, लेकिन इसके साथ ही साथ काफी सारी और बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी कंधों पे आती हैं। और मैं उस तरह की कभी पर्सन नहीं हूँ जिसे जिम्मेदारियां उठाना इतना ज्यादा अच्छा लगता है। और वैसे भी इसके बजाय टांगसन ज्यादा सुटेबल रहेगा मेरे बजाय लीडर बनने के लिए, और जब तक वो यहाँ पे है तब तक मुझे भी टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है। और एक बार न्यू गॉड रियलम एक गॉड प्लेनेट बन जाए तो हम पूरे ही यूनिवर्स के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल बीइंग्स होंगे। तो यहाँ तक कि अगर उसके बाद एक ब्लैक होल दोबारा से भी हम पे अटैक करता है तब हमें ज्यादा परेशानी भी नहीं होगी। और गॉड प्लेनेट का सुन के इसकी वाइफ हैरान होती है और पूछती है कि आज से पहले कभी मैंने तुम्हारी बातों के अंदर इतनी चाहत नहीं देखी है। तो ज़ांगोंग भाई कहता है कि पिछले हफ्ते तक मेरी भी कोई ऐसी इच्छा नहीं थी, लेकिन अब जो आखिरकार हमारे लिए एक उम्मीद की किरण है, तो जाहिर सी बात है कि मेरी इच्छा और भी चीजें करने की है। और गॉड ने हमें काफी अच्छी तरीके से ट्रीट किया है ऑर्डिनरी मॉर्टल्स की तुलना में, और तो हमारी जिंदगियां भी काफी लंबी हैं। और मेरी सबसे बड़ी इच्छा तो यही है कि मैं हमेशा सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहूं, और तुम जो कुछ भी करो उसमें हरदम मैं तुम्हारे साथ रहूं, और मैं हर एक वो चीज करूंगा जिससे कि मैं तुम्हें काफी स्टेबल लाइफ और बेटर एनवायरनमेंट दे सकूं। और यहाँ तक कि मैं तो यूनिवर्स की हर एक चीज तुम्हें देने के लिए भी तैयार हूँ। और फिर हमें जीथर एम्पायर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जीथर एम्पायर जो होता है वायलेट के साथ बैठा होता है, और जब ये यहाँ पे गिटार बजा रहा होता है तभी इसकी उंगली में लग जाती है। तो वायलेट कहता है कि यिंजू तुम काफी बेचैन लग रहे हो। तो यिंजू जो होता है ये कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, और मैं सच में इस दुनिया को काफी ज्यादा याद करूंगा अब जब इसे मैंने खुद ने क्रिएट किया था। और कोलिशन के बाद ये जो जगह कभी भी रिस्टोर नहीं हो सकेगी, बल्कि पूरी तरीके से ही नष्ट हो जाएगी। तो वायलेट बताओ क्या तुम्हारा यहीं पे ही रुकने का प्लान है। तो वायलेट जो होता है ये कहता है कि हाँ वैसे तुम पूछ क्यों रहे हो, क्या तुम नहीं चाहते हो कि मैं कुछ ऐसा करूँ। तो यिंजू कहता है कि हाँ सच में तो नहीं चाहता हूँ, और मैं जानता हूँ कि तुम्हारा पर्पस ये कंफर्म करने का है कि मेरा जो बिलीफ है वो सही है या गलत है। और वैसे तो बस मुझे इन दिनों की आदत पड़ गई है जब तुम मेरे साथ रहते हो, और तुम्हारे बिना मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं एक मेंढक हूँ। और इस चीज को सुन के वायलेट जो होता है काफी जोरों से हंसने लगता है, और ये कहता है कि अगर बाकी के लोगों ने सुना कि एक नोबल जीथर एम्परर ने अपने आप को मेंढक कहा है तो वो लोग सच में काफी ज्यादा सरप्राइज होंगे। तो जीथर एम्परर जो होता है चिल्लाते हुए कहता है कि है मैं तो बस तुम्हें अपनी दिल की बात बता रहा था, और मुझे शर्मिंदा करने की तो कोशिश भी मत करो। और फिर वायलेट जो होता है एक मटकी देते हुए कहता है कि चलो ठीक है इस बारे में बात नहीं करते हैं, और देखो तो आज मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ, और चलो ठीक है आज तुम मेरी बढ़िया सी वाइन को टेस्ट करके बताओ कि कैसी है। और फिर ये दोनों ही बड़े मजे से वाइन को एंजॉय करने लगते हैं। और तुम चिंता मत करो, तुम शर्मीले नहीं हो, और यहाँ तक कि अगर तुम शर्मीले और इंट्रोवर्ट भी हो तो ये जो फीलिंग है पावर के अंदर बदल जाएगी और तुम्हें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगी। और मेरे भाई ये यिंजू मैं जानता हूँ कि तुम मुझे कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करोगे, और मैं जानता हूँ कि तुम ये कर सकते हो, और शायद यहाँ तक कि तुम इससे भी कहीं ज्यादा बेहतर करो। और क्या तुम्हें याद है कि उस समय हम दोनों ने अपने दम पे पूरे गॉड रियलम को बनाया था, और अब हम अपनी फैमिली के लिए एक घर बना पाएंगे। और चलो ठीक है मैं जाता हूँ, और मैं यहाँ पे तुम्हारे सेफली लौट के आने का इंतजार करूंगा। और इस चीज के लिए जीथर एम्परर भी मान जाता है और कहता है कि हम पक्का एक दूसरे से जरूर मिलेंगे।